नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में, जो कि है ट्रैक बलास्ट। रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन में बलास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रैक की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ट्रैक बलास्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। ट्रैक बलास्ट एक ग्रेवल और रॉक की एक लेयर होती है जिसे ट्रैक स्ट्रक्चर के नीचे बिछाया जाता है, जो ट्रेन की राइड को और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। अब बात करते हैं ट्रैक बलास्ट कैसे काम करता है। ये अपने ऊपर आने वाले जितने भी लोड्स हैं उन सबको ये रजिस्ट करता है और ट्रैक को इलास्टिसिटी और रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, और ये फॉर्मेशन के ऊपर आने वाले प्रेशर को भी रिड्यूस करता है और ट्रैक ज्योमेट्री को भी करेक्ट करके रखता है, और ये ट्रैक ड्रेनेज को भी इंश्योर करता है, और ये स्लीपर को एक लेवल और हार्ड बेड प्रोवाइड करता है, और ये स्लीपर को उसकी सही पोजीशन में बनाए रखता है। क्योंकि ट्रेन चलने से क्या होता है, कभी कभी स्लीपर डिस्टर्ब होते हैं, तो अगर बलास्ट उसके अंदर फिल रहेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, जिससे कि इजिली लोड ट्रांसमिट हो सके। और ये ट्रैक का अलाइनमेंट और लेवल को मेंटेन रखता है। ये आसपास उगने वाले घास फूस को भी उगने से बचाता है, और ये सारे जितने भी नॉइज है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है। तो जान लेते हैं कि रेलवे में कौन कौन से बलास्ट इस्तेमाल होते हैं। रेलवे में 6 प्रकार के बलास्ट यूज होते हैं: स्टोन बलास्ट, सैंड बलास्ट, मोरम बलास्ट, कोल ऐश बलास्ट, कंकड़ बलास्ट एंड ग्रेवल बलास्ट। जान लेते हैं कि एक गुड ब्लास्ट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक स्टोन में। तो वो एक टफ और वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो पत्थर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और वो धीरे धीरे ना टूटे, और टफ भी होना चाहिए, और वो जब भी वो एकदम इतना हार्ड होना चाहिए कि जब भी इसके ऊपर कोई मूविंग लोड आए तो वो सडनली क्रश ना हो सके। तो उसकी क्रशिंग वैल्यू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो एक तरीके से उसका शेप जो है वो एंगुलर शेप होनी चाहिए, क्यूबिकल शेप होना चाहिए। फ्लैकी वाला बलास्ट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वो इजीली उसके ऊपर जब लोड आएगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट रहता है। एंगुलर शेप रहेगा तो वो इंटरलॉक हो जाएगा और अपने ऊपर जितना भी प्रेशर आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा इजीली। और वो पत्थर हमेशा नॉन पोरस होना चाहिए, और वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलास्ट जितना पानी ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये ड्यूरेबल होना चाहिए, और वेदर कंडीशन चेंज होने से ये पल्वराइज नहीं होना चाहिए। ये गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर होना चाहिए, और ये सस्ता होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ट्रैक बलास्ट को हमने 4 भागों में बांटा है। अगर आप रेलवे स्ट्रक्चर को देखेंगे, ट्रैक स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उसमें 4 प्रकार से हमने इसको बांटा हुआ है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको शोल्डर ब्लास्ट कहते हैं, ये बॉटम ब्लास्ट होता है, ये क्रिप और टॉप ब्लास्ट होता है। तो समझा आपने कि ब्लास्ट का पोजीशन क्या क्या है, उसको क्या क्या पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि आरडीओ ने या रेलवे ने अपनी गाइडलाइन या स्पेसिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया मेंशन किया है, जिससे हम ये पता कर सके कि एक अच्छे ब्लास्ट का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो हम जान लेते हैं पहला क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी। जो ब्लास्ट है वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और उसका एंगुलर एजेस होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज नहीं होनी चाहिए। सेकंड पे हम बात कर लेते हैं पार्टिकल शेप। तो ब्लास्ट का जो शेप है वो एक क्यूबिकल शेप होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, और वो फ्लैकी नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो जितने भी ब्रॉड गेज लाइन है या रनिंग लाइन है एक्सेप्ट ई रूट, वहां पर हम सबको मशीन क्रश ब्लास्ट यूज करना है। और जितने भी ब्रॉड गेज है, अदर लाइन जो मीटर गेज लाइन है और नैरो गेज लाइन है, वहां हमको मशीन क्रश तो यूज करना ही करना है। लेकिन अगर मशीन क्रश ब्लास्ट हमको अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम हम हैंड क्रश ब्लास्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा चीफ ट्रैक इंजीनियर से। और कोई भी ऐसी लाइन है जहां मीटर गेज है या नैरो गेज है, वहां ऐसे कोई जरूरत नहीं है हमको अप्रूवल लेने की, हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं बिना कोई अप्रूवल के। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमको ब्लास्ट में चेक करनी होती है कि उस ब्लास्ट की क्या क्वालिटी है। तो जब भी हम ब्लास्ट को चेक करेंगे तो हमको IS कोड 2386 पार्ट 49063 के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट करना है, और वो टेस्ट के नाम है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। तो जितनी भी ब्रॉड गेज लाइन है, मीटर गेज लाइन है या फिर नैरो गेज लाइन है जो हम आने वाली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, उन सब में एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू 30% मैक्सिमम होनी चाहिए, और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू 20% मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग चल रहे हैं मीटर गेज या नैरो गेज, उसमें 35% मैक्सिमम चल जाएगा एब्रेशन वैल्यू, और इंपैक्ट वैल्यू 30% मैक्सिमम चल जाएगा। तो चल लेते आगे। टेस्टिंग ऑफ बलास्ट के मेजर 4 टेस्ट होते हैं: सिव एनालिसिस टेस्ट, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट और मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन टेस्ट।
तो एक-एक करके हम जानेंगे सीव टेस्ट के बारे में। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की स्क्रीन सीव है जो हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट को स्क्रीन करने के लिए, ग्रेडेशन करने के लिए। इसके साइज़ होते हैं, जो टॉप में आप सीव देख रहे हैं वो 65 mm की होती है, जो जस्ट मिडल में है वो 40 mm की होती है और जो जस्ट बॉटम में है वो 20 mm की सीव है। उससे पहले हम जानते हैं कि सीव का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो जो भी हम सीव यूज करेंगे उसके अंदर जो भी होल्स होंगे उस होल्स को हम W से डिनोट करते हैं और होल टू होल की जो बीच की दूरी है उसको हम P से डिनोट करते हैं। जनरली हम उसको P बोलते हैं और उसका नाम होता है पिच, और होल्स को हम करते हैं W से। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने मेंशन करी है, इसके कुछ टॉलरेंस मेंशन किए हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 65 mm की सीप पर W की वैल्यू 65 होनी चाहिए, नॉमिनल तो होना ही चाहिए 65, और टॉलरेंस उसमें दिया हुआ 1.5 mm का प्लस माइनस, और पिच होनी चाहिए उसकी 80 mm, और सेम 40 mm की सीप पर 40 mm साइज होना चाहिए और 1.5 mm उसका टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 40 mm तो उसका नॉमिनल साइज होना ही चाहिए, और पिच होनी चाहिए इसकी 50 mm, और 20 mm की सीप पर ये 20 mm का नॉमिनल साइज होना चाहिए और टॉलरेंस 1 mm चल जाएगा। तो अब सीव एनालिसिस करने के क्या मेथड है? तो सबसे पहले जब भी हम सीव एनालिसिस करें तो हमको जो भी सीव के ऊपर जब हम सैंपल पोर कर डालते हैं तो सीव को हमको एकदम हॉरिजॉन्टल पकड़ना है और हॉरिजॉन्टली ही हम उसको शेक करना है। और सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो भी ब्लास्ट इसके ऊपर रिटेन करता है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम फोर्सफुली प्रेस नहीं करना, पास नहीं करना। वो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर पास हो जाए तो चलेगा, लेकिन हमको फोर्सफुली या पुश करके उसको पास नहीं करना। और जितना भी ब्लास्ट उसके ऊपर रिटेन करता है उसको हमें वेट के हिसाब से ही डिटरमाइन करना है, और जो भी हम वेइंग मशीन यूज करेंगे वो का लीस्ट काउंट 100 ग्राम होना चाहिए। और बिफोर टेस्टिंग हमको उसका सीव का मैश साइज चेक कर लेना है, ताकि हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी हम स्क्रीन यूज करें वो प्रॉपर साइज का है कि नहीं है। और ये कुछ एक आखिरी पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, जो भी हम स्क्रीन यूज करें उसका लेंथ कम से कम 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और 70 सेंटीमीटर उसका विड्थ होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए स्क्रीन की। आइए हम देख लेते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये हमारी वेइंग मशीन है। ये हमारी स्क्रीन है, तीन सॉरी, सबसे टॉप पे है 65 mm की सीव, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस मिडिल में 40 mm और बॉटम में 20 mm सीव। ये हमारा एक फर्मा है, इसका साइज 300 बाय 300 बाय 300 होता है mm में, इसका वॉल्यूम 0.027 mm क्यूब होता है, और ये हमारा पंजा। जब भी हम ब्लास्ट ट्रैक का मेजरमेंट करेंगे तो एक तो हमारे पास एक पावर इक्विपमेंट होना चाहिए। हम यहाँ पर एक जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं सैंपल लेने के लिए। सैंपल जब भी हम कलेक्ट करें तो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े-बड़े पत्थर एक बार में आ जाएँ। तो हमको टॉप सरफेस से कम 1 फुट नीचे से सैंपल कलेक्ट करना है। अब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसको फर्मे में भरते हैं। हम जब भी सैंपल लेंगे तो हमारे पास ये फर्मा होना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है अपनी गाइडलाइन में या स्पेसिफिकेशन में कि जो भी हम सैंपल लें उसका वॉल्यूम 0.027 mm क्यूब होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इसका फर्मा बना लिया है, जिसका हाइट 30 सेंटीमीटर, विड्थ 30 सेंटीमीटर और लेंथ 30 सेंटीमीटर। इसको टॉप से लेवल कर लेंगे। अब हम इसका वेट कर लेते हैं। बिफोर ग्रेडेशन हमको उसका पहला वेट करना होता है।
अब हम देखिए स्क्रीन पर हमने इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है और हॉरिजॉन्टली ही हम इसको शेक कर रहे हैं। कभी भी इंक्लाइन नहीं करना है इसको शेक। और देखिए आप फोर्सफुली पुश नहीं करना है हमको। अगर वो अपने आप निकल जाए तो अच्छा है, फोर्सफुली हमको उसको पास नहीं करना है स्क्रीन के नीचे से। अब हम इसको 40 mm की स्पीड पर स्क्रीन कर रहे हैं। आपको ये चीज इंश्योर करने की झटके से ना करें। एकदम जेंटली हमें इसको शेक करना होता है। अब हम इसका वेट कर लेते हैं। जो भी वेट आता है इसको हम नोट कर लेंगे कि 40 mm की स्पीड पर कितना रिटेन हुआ है। अब हम इसको 20 mm की स्पीड पर स्क्रीन कर लेंगे। इसका भी हम वेट कर लेंगे और उसको नोट कर लेंगे कि कितना वेट हमारा रिटेन हुआ है। इसी हिसाब से हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि वो कौन-सी कंडीशन है जिसके हिसाब से हमको कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करना है और वो कौन-सी कंडीशन है कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा ब्लास्ट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हमको कॉन्ट्रैक्टर को फुल पेमेंट करनी है तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है? तो 65 एमएम की सीप पर मैक्सिमम 5% ब्लास्ट रिटेन होना चाहिए और 40 एमएम की सीप पर 40% से लेके 60% तक ब्लास्ट रिटेन होना चाहिए और 20 एमएम की सीप पर कम से कम 98% ब्लास्ट रिटेन होना चाहिए और हैंड ब्रोकन के लिए वो 95 चल जाएगा। लेकिन 98 से 95, 97 ये नहीं चलेगा मशीन क्रश के टाइम। अगर ब्लास्ट ओवरसाइज हो जाता है, मान के चलिए आपकी 40 एम की स्पीड पर 60% से ब्लास्ट 65 या 70% अगर रिटेन होता है, तो उसका क्या कंडीशन दिया हुआ है? अगर ब्लास्ट 60% से 65% तक रिटेन करता है, तो हमको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देना है। बस उसमें से हमको 5% उसका काट लेना पेमेंट ओवरसाइज की कंडीशन में। अगर वो 65 से 70% तक रिटेन होता है, तो हमको उसका 10% काट लेना है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी ब्लास्ट ओवरसाइज आता है, तो हमको ये देखना है कि वो 60% से अबव तो नहीं है। अगर वो 60% से अबव है, तो हमको उसका परसेंटेज काटना पड़ेगा बिल में से। वो कौन-सी कंडीशन है जिससे हमको मालूम चलेगा कि ब्लास्ट को रिजेक्ट करना है या फ़ेल करना है या फिर हमको यूज़ नहीं करना है। तो अगर ब्लास्ट 65 एम की स्पीड पर 10% रिटेन करता है, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। 40 एमएम की स्पीड पर अगर वो ब्लास्ट 70% रिटेन करता है, तो भी हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और सेम क्राइटेरिया 20 एमएम की स्पीड पर 98% से कम होता है, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि अंडरसाइज़ होता है। अब हम टेस्ट पढ़ लेते हैं इसके एग्रीगेट इम्पैक्ट फ्लो टेस्ट। इस टेस्ट में हमको जो भी सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वो 5 किलो का सैंपल हम लेंगे। फिर उस सैंपल को हमको 12.5 एमएम की स्पीड से पास कराना है और 10 एमएम की स्पीड रिटेन कराना है, जो कि 100% होना चाहिए। फिर उस हम सैंपल को 4 घंटे के लिए ओवन में ड्राई करेंगे, लगभग टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर उस सैंपल को हम एक कप में फिल करेंगे 3 लेयर में और तीनों लेयर में हमको कम से कम 25 बार स्ट्रोक देने हैं टैंपिंग डोर से। फिर उसको हमको इम्पैक्ट वैल्यू मशीन के पास लेके जाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये कप में हम उसको फिल करेंगे, फिर इस कप को फिल करने के बाद यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से 15 बार ब्लोज देंगे, फ्री फॉल ब्लोज देंगे। फिर ब्लोज देने के बाद हम उसको 2.36 एमएम की सीप पर सीव कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगा परसेंटेज हम उसका निकाल लेंगे और हमको 3 टेस्ट एटलीस्ट करने पड़ेंगे। फिर उन 3 टेस्ट का जो भी वैल्यू आएगा उसका मीन लेके हम उसकी फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारी एग्जैक्ट इम्पैक्ट वैल्यू क्या आई है ब्लास्ट की। अब हम जानते हैं एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू। इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 10 किलो का सैंपल होना चाहिए। उस 10 किलो में से 5 किलो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो 50 एमएम की स्पीड पर पासिंग हो 100% और 40 एमएम की स्पीड पर रिटेन हो। और अगला 5 किलो जो होना चाहिए वो 40 एमएम की स्पीड पर 100% पासिंग होना चाहिए और 25 एमएम की स्पीड पर रिटेन होना चाहिए।
ये हम 2 बार में इसका सीव करेंगे। फिर उस सीव करने के बाद उस मटेरियल को हम ड्राई करेंगे ओवन में। फिर वो मटेरियल को हम जब ड्राई कर लेंगे, फिर उसको इस चैम्बर में फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम ये बॉल्स डालेंगे, स्टील की बॉल्स। इनका साइज होता है 48 एम का डाया होता है और 390 से लेके 445 ग्राम तक का वेट होता है। और कम से कम हम इसको 12 बॉल्स हमको ऐसी डालनी पड़ती है इसके अंदर। इसके डालने के बाद हम इसको 2-3-4 मिनट तक इसको घुमाते हैं गोल गोल। घूमने के बाद इसके अंदर बॉल्स और बलास्ट आपस में टकराते हैं और ऐसे करके बलास्ट धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर जो टूटा हुआ बलास्ट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको हम 1.7 एम की सीप पर पास करते हैं। पास करने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। फिर उसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। सॉरी मेंशन करना भूल गया मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाता है। जानते हैं हमारे आखिरी टेस्ट के बारे में, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए हमको एक 2 किलो का बलास का सैंपल लेना है और उस बलास के सैंपल को फिर उस सैंपल को हमको थोरली वॉश करना है और एक वायर बास्केट में रख देना है और उसको 22 से लेकर 32 डिग्री टेम्परेचर में के डिस्टिल वाटर में इमर्ज कर देना है। फिर उस बास्केट को हमको बाहर निकालना है और वापस अंदर बाहर करना है पानी के टब में। और फिर उसके बाद हमको 24 घंटे के लिए उस टब में इसको रखे रहना है। फिर हम उसको नेक्स्ट डे हम उसको निकालेंगे। फिर उसको 24 घंटे निकलने के बाद उसका जो भी सरफेस पे वाटर है उसको हम क्लॉथ की मदद से ड्राई कर लेंगे। और ये जो टेस्ट हम करेंगे वो आप ध्यान रखना कि हम जहाँ पर सनी एरिया है वहाँ ना करें, हमेशा क्लोज कंटेनर वाली कोई जगह है वहाँ करें, जहाँ पर शेड है वहाँ करें, क्योंकि धूप पड़ेगी तो वाटर वो उसके सरफेस से सूख जाएगा, जिससे हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सूखने के बाद जो भी सैंपल का वेट आएगा उसको हम ए से नोट करेंगे और बिफोर जब हमने उसको ड्राई किया था पानी में डालने से पहले जो हमने वेट लिया था उसको हमने बी मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है a - b डिवाइडेड बाय b इंटू 100। इस फॉर्मूला की मदद से आप सैंपल का वाटर ऑब्जर्प्शन निकाल सकते हैं। और ऐसे 3 टेस्ट करने के बाद हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चल जाएगी कि कितना उसका वैल्यू आ रहा है। तो जनरली मतलब मैक्सिमम 1% से ज़्यादा वो वाटर ऑब्जर्प्शन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि बलास्ट जो भी हम ऐसे बलास्ट ट्रैक बलास्ट हम जो भी यूज करेंगे वो 1% से ज़्यादा बलास्ट पानी एब्जॉर्ब ना करें। ये कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे इसकी मशीन होती है वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट करने के लिए। इस बास्केट में हमको रखना पड़ता है। चलते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। तो हम जब भी बलास्ट की सप्लाई लेंगे तो 100 हमने क्यूबिक मीटर सप्लाई ले लिया है तो हमको हवा पर 100 एम क्यूब सप्लाई पर एक ग्रेडिएशन टेस्ट करना है और 2000 एम क्यूब सप्लाई होने पर हमको उसका एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू और वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट करना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रेडिएशन टेस्ट करें 100 बलास्ट एम क्यूब वहाँ होना चाहिए और 2000 क्यूबिक मीटर बलास्ट अगर वहाँ हो तो हमको एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू और एब्रेशन टेस्ट करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।